हो गया। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं CSIR UGC नेट के बारे में। सबसे पहला तो जनरल इंफॉर्मेशन, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पूरा नाम है इसका। हमको कभी कभी पूरा नाम पता ही नहीं रहता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दूसरा क्या है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तीसरा हमारे पास NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एग्जाम है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लिया जाता है एग्जाम को, ठीक है। 3 अलग अलग बॉडी काम में आती है, 3 अलग अलग संस्थाएं हैं। पहला CSIR, दूसरा UGC, तीसरा NTA। CSIR और UGC पहले मिला के इस पेपर को कंडक्ट कराते थे, लेकिन अब क्या कि उनके पास काम बढ़ जाता है, तो इसलिए उन दोनों ने सोचा कि हम अब एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। जो एग्जाम में पास होंगे उन बच्चों को स्टाइपेंड देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए किसी और को ठेका पे दे देते हैं काम। तो ठेके पे काम करने वाला समझ लीजिए कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बॉडी है, ये एक ग्रुप है। वो क्या करता है? केवल अलग अलग प्रकार की एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करता है? केवल एग्जाम कराता है। एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने के बाद जो बच्चे पास होते हैं, अब उन बच्चों को PhD कराना है, स्कॉलरशिप देना है, वो जिम्मेदारी इनकी होती है। समझ में आए? हर साल कुछ वैकेंसी रहती है कि इतने लोगों को ही हम क्या कराएंगे? JRF कराएंगे, लेक्चरशिप कराएंगे। वो फॉर्म भरने के ऊपर डिपेंड रहता है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसका 6% पास करना है। समझ में आया ना? फिर उसमें बांट दिया गया है UR, OBC, ST, SC, PWD। समझ रहे हो ना? सब बांट दिया गया, कितना कितना होगा। वो हर साल का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है ना। तो जो सबसे टॉपर लोग होंगे, टॉपर में भी कुछ क्राइटेरिया कि इतने लोग, जो टॉपर लोग होंगे उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन देगा? वो तो वो पास होने का जो उसका क्राइटेरिया होगा वो कहलाएगा CSIR JRF। क्या कहलाता है? जो बोलते हैं कि मुझे CSIR JRF मिला है, मतलब वो टॉपर वाले हैं। उसके बाद उससे कम वाले जो पास होते हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसको UGC JRF बोलते हैं। ये UGC JRF ये स्कॉलरशिप देता है, स्टाइपेंड देता है। उसके बाद जो पास होते हैं वो LS वाले होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो पास होते हैं केवल PhD वाले होते हैं। केवल PhD कर सकता है, कॉलेज में नहीं भर सकता वो, उनको पैसा ऐसा नहीं मिलता है। LS वाले को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। समझ में आया? तो इनका काम केवल एग्जाम कंडक्ट कराना, और इन दोनों का काम PhD करवा करके उनको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड देना। 5 साल तक देते रहते हैं। आगे बढ़ू। CSIR UGC नेट का जो प्रेसिडेंट होता है, जो मुखिया होता है उसका, उस वर्तमान सरकार का जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। अभी फिलहाल में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अब वही है उसके प्रेसिडेंट। कल को कोई और होगा तो वो हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, CSIR UGC नेट लाइफ साइंस का जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान क्या है इसका, बहुत जानना जरूरी है इसको। ये देखिए, नेट अलग अलग विषयों में कंडक्ट होती है। CSIR UGC नेट, UGC नेट अलग ही है। हम कौन सा पेपर देते हैं? CSIR UGC नेट। कितने पेपर में कंडक्ट होता है ये? 5 पेपर के लिए, 5 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। पहला क्या है? लाइफ साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस, तीसरा केमिकल साइंस, चौथा मैथमेटिकल साइंस और 5वां अर्थ साइंस। हमको बाकी से मतलब नहीं है,
हमको लाइफ साइंस से मतलब है। लाइफ साइंस में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट क्या है कि कौन बच्चे हैं जो लाइफ साइंस में नेट की पेपर दे सकते हैं। कौन कौन देखिए, एमएससी या इक्विवेलेंट डिग्री, जो एमएससी किया हो 2 साल का या उसके जैसा कोई कोर्स किया हो। एमएससी में क्या क्या देखिए तो सामान्य तौर पर बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस, ये खास कही गई है। या उसके जैसा कोई और दूसरा पेपर है जो 2 साल का पीजी किया है, जो लाइफ साइंस के क्राइटेरिया के अंदर आता है, वो भी इस पेपर को दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ जो पढ़ते हैं, बीएससी और एमएससी 5 साल के लिए। बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब उनको बीएससी में भर्ती होने के बाद फिर अलग से एमएससी में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार बीएससी में भर्ती हो गए तो 3 साल बीएससी पढ़ेंगे, फिर उसी में आगे बढ़ाते एमएससी, उसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, वो वाले दे सकते हैं। या बैचलर ऑफ साइंस का जो 4 साल का कोर्स होता है, वो वाले दे सकते हैं। ये बीई वाले या बीटेक वाले, बी फार्मा वाले या एमबीबीएस वाले, ये सब बच्चे जो कोर्स किए ना, वो सब लाइफ साइंस में नेट का पेपर दे सकते हैं। समझ में आया? अगर मैं बात करूं कि एमएससी तो हो गई, क्या हर एमएससी करने वाला बच्चा नेट पेपर के लिए फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं। एमएससी की परसेंटेज डिपेंड करती है कि उसका कितना परसेंट आया तो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है। तो देख लीजिए, एलिजिबल परसेंटेज ऑन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। इस क्वालिफाइड सब्जेक्ट में एमएससी होने के बाद या बाकी कोई कोर्स होने के बाद कौन लोग भर सकते हैं? जनरल या ओबीसी, जनरल हो या फिर ओबीसी हो, उनका मिनिमम कितना परसेंट आया हो? 55% आया हो। किसमें? हाँ, पीजी के कोर्स में। ठीक है ना, क्वालिफाइंग डिग्री में कम से कम 55% हो, तब जाके वो नेट का फॉर्म भर सकता है। दूसरा, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, मतलब जिसको दिव्यांग बोलते हैं, वो लोग, या थर्ड जेंडर, ये सभी लोग का परसेंट कम से कम कितना आया हो पीजी में? 50%, तब जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं नोट की बात करूं तो जो थर्ड जेंडर है ना, वो चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी, एससी, कोई भी हो, अगर वो दिव्यांग है तो उसको सारी सुविधाएं एसटी, एससी के जैसे मिलेगी। जैसे फीस में जितना छूट होता है, वो जो चीजें हैं, एज रिलैक्सेशन जितना होता है, वो सब कुछ किसके जैसे मिलेगी? एसटी, एससी के जैसे मिलेगी। ठीक है ना। सीएसआईआर नेट की एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, सीएसआईआर नेट एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या कुछ चीजें दिया गया है, देख लीजिए। पहला, कंडक्टिंग बॉडी क्या है? एनटीए। कौन पेपर कराता है? एनटीए कराता है। एग्जाम का नाम क्या है? सीएसआईआर नेट, पूरा नाम सीएसआईआर यूजीसी नेट, शॉर्टकट में सीएसआईआर नेट बोलते हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों का जो होता है वो यूजीसी नेट बोल देते हैं उसको हम लोग, और ये सीएसआईआर यूजीसी नेट बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टाइपेंड देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। पोस्ट कैटेगरी सीएसआईआर नेट एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये परीक्षा होने के बाद यदि पास होते हो, आपका जॉब नहीं लगा है, आप केवल एलिजिबल हुए हो, या तो पीएचडी करने के लिए, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या तो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। समझ में आया ना। एग्जाम की लेवल क्या है? नेशनल लेवल पे हो रही है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है? साल में 2 बार, एक होता है जून में, दूसरा होता है दिसंबर में। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से टाइम टेबल बिगड़ गया है, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे करके वो मैनेज हो जाएगा, है ना, आगे पीछे करके धीरे धीरे करके वो लाइन पे आ जाएगा। ठीक, हर 6 महीने में एक बार पेपर होता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कोरोना के आसपास से कंप्यूटर बेस्ड हुआ, उसके पहले पेपर में होता था। ठीक है। नेशनलिटी, कौन भर सकता है इस फॉर्म को? जो इंडियन हो। ठीक है ना, इंडियन सिटीजनशिप रिक्वायर्ड। ठीक।
एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट कम से कम कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 28 साल, कुछ लोगों के लिए 28 साल है जेआरएफ के लिए ना, याद रखना एक चीज हमेशा, लेक्चरशिप के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, एज लिमिटेशन नहीं है। यदि आप एलएस करना चाहते हो ना, जीवन के लास्ट समय तक आप एलएस के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और जेआरएफ के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल कोई यहां पर, जनरल वाले 1 2, बॉयज हो या गर्ल्स हो, 28 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। कितने साल तक? तो 28 साल पार होने से पहले जेआरएफ निकाल लो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। केवल जनरल के लिए ना। ओबीसी के लिए क्या है? 3 साल का एज रिलैक्सेशन। 28 साल तो है, उसमें बॉयज को 3 साल और दे दो, कितना हो गया? 29 30 31। 31 साल तक ओबीसी के बॉयज कितना लोग, हाथ उठाओ, ओबीसी के बॉयज कितना लोग हैं? 3 साल एज रिलैक्सेशन और 3 लोग दिख रहे हैं बस। तो 28 3 31 साल तक आपको जेआरएफ के लिए उम्र मिलेगी। ओबीसी के गर्ल्स कितने लोग हैं? आपको उनसे 2 साल एक्स्ट्रा, 5 साल तक। 28 साल तो एज था ही, उसमें 5 साल और रिलैक्सेशन मिल गई, तो 33 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको 5 साल मिलता ही मिलता है। समझ में आया? तो 28 तो था ही, 5 जोड़ दीजिए, 33 साल। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 33 तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। समझ में आया? एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं। जनरल मेल फीमेल 28 साल, ओबीसी मेल 31 साल, बाकी जो बच गए सब, चाहे ओबीसी फीमेल बोलूं, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी मेल फीमेल बोलूं, उनको 33 ईयर। समझ में आया? और एलएस निकालने के लिए कोई उम्र का सीमा नहीं है। आपके लास्ट डे के 1 दिन पहले पेपर दे के आ सकते हो। समझ में आया ना? चलिए, ये वही लिखा है, देखिए, CSIR नेट एज लिमिट, एलिजिबिलिटी फॉर एलएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स, कोई एज लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट इज 20। जनरल के लिए मैक्सिमम कितना? 28, यही। लेकिन CSIR नेट रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार अगर कैटेगरी वाइज देखें तो ओबीसी को 3 साल का मिला, एसटी एससी को 5 ईयर का, पीडब्ल्यूडी को 5 ईयर का, फीमेल को 5 ईयर का। कौन से फीमेल को? ये सब फीमेल, जनरल को नहीं ना। ओबीसी, एसटी एससी के फीमेल को 5 साल का, थर्ड जेंडर को भी 5 साल का। ओबीसी में मेल को केवल 3 साल है, फीमेल को 5 साल है। ये फीमेल लिखते हैं मतलब सबके लिए फीमेल है। समझ में आया ना? एसटी एससी पीडब्ल्यूडी तो 5 साल है ही, फीमेल को भी 5 साल है। तो कुल मिला के ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन सबको, ओबीसी मेल को छोड़ दो बस, बाकी सबको 5 साल है। ओबीसी मेल 3 साल है एक्स्ट्रा, ठीक है ना? समझे कि नहीं? थर्ड जेंडर को सब चीज वही मिलेगा एसटी एससी जैसा,